हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। ईएमआरएस पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट्स, आज से आपकी टीयर 2 एग्जाम जो आपका अभी निकट भविष्य में होने वाला है, इसके लिए जितने भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी के लिए आज से हमारा ये सेगमेंट एक सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसके अंतर्गत हम लोग करने क्या वाले हैं बच्चे। हम लोग अपने किस प्रकार से जो टीयर 2 के अंदर क्वेश्चंस आएंगे उनको हम सोल्व करेंगे। आप सभी बच्चे जानते हैं दो प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में टीयर 2 में देखने को मिलेंगे। दो प्रकार के, किस प्रकार से बच्चे, एक तो क्वेश्चंस होंगे आपके डिस्क्रिप्टिव जिसमें आपको आंसर राइटिंग करना होगा, और दूसरे होते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आपके आते हैं। अब कंसेप्ट पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे लग जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव में हमें लिखना होता है और लिखने की आदत बहुत लंबे समय से हमारे छूट चुकी है बच्चे। तो किस प्रकार से सर उस डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन को हम लोग टारगेट करेंगे, यही मुख्य तौर पे हमारी जो सीरीज शुरू हो रही है उसी डिस्क्रिप्टिव पार्ट के विषय में हमारी रहेगी बच्चे। तो डिस्क्रिप्टिव के बारे में ए टू जेड सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत वहां से होगी जहां शायद आपको ये पता भी नहीं कि आप कमजोर कहां पे हो। क्योंकि जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका लागू हुआ है तो अधिकतर बच्चे, मैंने बहुत सारे बच्चों के डाउट्स देखे हैं कि डायरेक्टली उन्होंने सिलेबस किया है नहीं किया, लेकिन पूछते हैं सर डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है, डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है, सिलेबस उन्होंने किया भी नहीं, डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है, ये सवाल उठाते हैं। तो आज मैं बिल्कुल निचोड़ कर दूंगा आपको इस बात का कि आप कहाँ पे कमजोर हो और कैसे इस डिस्क्रिप्टिव वाले पोर्शन को हमें सोल्व करना है। सारी चीजें बच्चे इस सीरीज में हम लोग करेंगे, इस बैच के अंदर हम लोग करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपनी सारी रणनीति यहाँ पर सिखाऊंगा बच्चे। उससे पहले मैं एक कन्फर्मेशन आपको कर देता हूँ। ये क्लास हमारी जो शुरू हो रही है, ये बैच है बच्चे आप सभी के सामने। इस बैच के अंदर ये क्लास हमारी आज से स्टार्ट हो रही है। ईएमआरएस बायोलॉजी टीयर 2 के लिए सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव बैच है बच्चे। संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, उस पर आपको ये बैच मिलेगा कंप्लीट। इस बैच में क्या होगा वो सारी चीजें आप जान लोगे। अभी हमारा इसी बैच की पहली क्लास है और इस फर्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे किस प्रकार से हमें हमारे टीयर 2 को टारगेट करना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस किस प्रकार से लिखने हैं, वो सारी बातें। देखिए बच्चे, अगर मैं सबसे पहली चर्चा आप सभी के सामने करता हूं तो मैंने कहा सर ईएमआरएस और बायोलॉजी ये आपका विषय है जो मैं मान के चल रहा हूं इस क्लास के अंदर जो बैच आपका स्टार्ट हुआ है ईएमआरएस एग्जाम के विषय में, और बायोलॉजी सब्जेक्ट वाले एस्पिरेंट सारे के सामने मेरे सामने बैठे हैं। देखो भाई, डिस्क्रिप्टिव, मैंने एक बात आपकी थोड़ी देर पहले रिपीट करी थी कि डिस्क्रिप्टिव की बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर डिस्क्रिप्टिव कैसे करें, जबकि सिलेबस क्या है उसको कवर भी नहीं किया होगा। डायरेक्टली उनको लगता है कि डिस्क्रिप्टिव हम सोल्व करना सीख जाएंगे तो एग्जाम हमारा हो जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल इनिशियल, सबसे पहले हमारे इस डिस्क्रिप्टिव सेशन की शुरुआत में मैं आपको एक बार मेंशन करता हूं कि डिस्क्रिप्टिव आपको आंसर लिखने से पहले आपको कहां तक प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपकी प्रिपरेशन कितनी चाहिए, ये प्रिपरेशन कितनी चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें डिस्क्रिप्टिव में जो आंसर राइटिंग करनी है उसको राइट कैसे करना है। फिर तीसरा स्टेज हमारा आएगा, हर यूनिट से फिर हम लोग सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, वो क्वेश्चन निकाल निकाल करके और प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग इस बैच के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो भाई, ये बायोलॉजी के अंतर्गत अगर मैं बात करूं कि भाई हमें डिस्क्रिप्टिव लिखना किसका है सर, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो भाई आपका जो सिलेबस दिया गया है, जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस के अंदर 30 यूनिट्स बच्चे आपको दी गई हैं। प्रत्येक यूनिट का नाम मैं आपको अभी मेंशन करूंगा, हर एक टॉपिक के विषय में बताऊंगा, सब टॉपिक बताऊंगा। 30 यूनिट्स आपको, लगभग 30 यूनिट्स बायोलॉजी के अंदर दी गई हैं। अगर आप इन सारी की सारी स्मॉल इन सारी बच्चे छोटी छोटी यूनिट्स की देखेंगे तो 30 यूनिट आपकी बनेंगी। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन्हीं यूनिट्स को, ये जो 30 छोटी छोटी यूनिट्स हैं, इनको अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करोगे तो मेरे भाई 10 यूनिट्स आपकी बनती हैं। 10 यूनिट्स आपकी बनती हैं अगर इन्हीं 30 यूनिट्स को आप ब्रॉडली क्लासीफाई करोगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर यूनिट देखोगे एक्चुअल में तो यूनिट बच्चे आपकी 10 ही होती हैं, लेकिन चैप्टर्स देखोगे तो चैप्टर्स होते हैं 30 के अराउंड, चैप्टर्स होते हैं बच्चे 30 के आसपास, यूनिट्स होती हैं 10। ईएमआरएस आपको जो सिलेबस देता है उस सिलेबस के अंदर क्या करता है, वो आपको सारे के सारे चैप्टर्स के नाम अलग अलग 30 आपको चैप्टर्स लिख के देता है, जो कि आपके मेजरली 10 यूनिट्स में बटे होते हैं। अभी कैसे बटे मैं सारे आपको यहाँ पर बांट के दिखाऊंगा, और मैं बताऊंगा कि 10 यूनिट समझ के पढ़ना है या 30 यूनिट समझ के पढ़ना है, ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा होगा।
वो भी सारी चीजें हम लोग इस सेशन के अंदर बच्चे डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम यहाँ पर ये करते हैं बच्चे, एक बार मैं आपको सारे के सारे यूनिट्स जो हैं उनके नाम बता देता हूँ, कौन कौन सी यूनिट्स हैं जो आपको दी गई हैं, और फिर उसके बाद बताऊंगा कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहली यूनिट की अगर मैं बात करूं बच्चे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो बनती है, और आप कहोगे सर आप एनसीईआरटी ज्यादा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ईएमआरएस जैसे जो एग्जाम होते हैं 100% वही पैटर्न, वही क्वेश्चंस पूछने के मेथडोलॉजी फॉलो करते हैं जैसी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना भी आपको वही चीजें हैं। तो बच्चे पहली यूनिट जो आपको दी गई है, जो आपके सिलेबस में होती है, ऑफिशियल सिलेबस की बात कर रहा हूं, उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहां पर मैं एक ही लैंग्वेज में लिखता हूं, फिर बहुत ज्यादा स्पेस अपना ऑक्यूपाई हो जाएगा। बैच के अंदर आप सभी जब पढ़ेंगे, जब प्रिपरेशन करेंगे, तो सारी चीजें बाइलिंगुअल, हर टर्मिनोलॉजी बाइलिंगुअल होती है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों में विविधता, ये बच्चे आपकी पहली यूनिट है। अगर यूनिट बोलो तो पहली है। चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर 3 चैप्टर मेजरली आते हैं। जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, 3 चैप्टर बच्चे मेजरली आते हैं। सबसे पहला होगा द लिविंग वर्ल्ड, पहला चैप्टर होगा बच्चे द लिविंग वर्ल्ड, जिसको हमारे द्वारा कहा जाएगा द लिविंग वर्ल्ड के नाम से हम जिसको बोलेंगे। दूसरा चैप्टर बच्चे इसके अंतर्गत आता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम से इसको हमारे द्वारा बच्चे जाना जाता है। तीसरा बच्चे इसके अंदर आता है फिर आपका प्लांट किंगडम, और चौथा बच्चे आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा एनिमल किंगडम। सर चौथा आपको देखने को मिलेगा बच्चे एनिमल किंगडम। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स हैं। यूनिट का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपके ऑफिशियल सिलेबस के अंदर ये चारों चैप्टर अलग अलग लिखे हुए हैं, जो कि आते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस यूनिट में। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपको समझाऊंगा कि यूनिट वाइज करना है या चैप्टर वाइज करना है, बेनिफिशियल क्या है, दोनों के बेनिफिट्स क्या है, मेरिट डिमेरिट, सारी बातें समझाऊंगा आपको। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई किसी प्रकार की प्रिपरेशन में समस्या होने वाली है। इस पहली क्लास से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, फिर हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है सर, ये तो होगा 4 जो चैप्टर पहले यूनिट में। दूसरा है बच्चे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। दूसरी यूनिट का नाम आप बोलोगे, सेकंड यूनिट है बच्चे आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट, पादप और जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, ये आपकी यूनिट का नाम है बच्चे। और इसके अंतर्गत चैप्टर कौन कौन से आते हैं जो बांट के दे रखे हैं। सबसे पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मैं इधर लिख देता हूं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, हिंदी में आप क्या बोलेंगे इसको, पुष्पी पादपों में आकारी की। और फिर होगा बच्चे आपका एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों का शारीर, एनाटॉमी को बोलते हैं शारीर कहा जाता है। फिर बात आती है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, तीसरी जो इसके अंदर चैप्टर बनेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मैंने पहले ही कहा बच्चे डिस्क्रिप्टिव तब लिख पाओगे जब पहले पता होगा क्वेश्चन कहां से बनना है, किस थीम पे पढ़ना है। ये 3 चैप्टर आपके शामिल होते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 के अंदर। ये ऑफिशियल सिलेबस की बात कर रहा हूं, मेरे द्वारा बनाया गया सिलेबस नहीं है। फिर उसके बाद बच्चे तीसरी यूनिट है आपकी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यूनिट नंबर 3 है बच्चे फिर आपकी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इस नाम से तीसरी इकाई है आपकी कोशिका संरचना एवं कार्य। अच्छा, इस सेल स्ट्रक्चर फंक्शन के अंदर यहां भी बच्चे आपको कुछ यूनिट्स कुछ चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। एक आपका सेल
एक आपका बायोमोलिक्यूल्स, एक सेल साइकिल। पहला एक चैप्टर देखने को मिलेगा सेल, दूसरा बच्चे आपको देखने को मिलेगा बायोमोलिक्यूल्स यानी जैव अणु, तीसरा देखने को मिलेगा बच्चे आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के नाम से बच्चे देखने को मिलेगा आपको। ये 3 चैप्टर शामिल होंगे आपके यूनिट नंबर 3 के अंदर। यूनिट नंबर 4 पे आ जाओ बच्चे। अब यूनिट नंबर 4 से हमारी एक और नई सीक्वेंस शुरू होगी, एक नई प्रकार की आपके कुछ चैप्टर स्टार्ट होंगे जिसको आप लोग बोलेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से। यूनिट नंबर 4 आपकी होगी बच्चे प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, पादप कार्यिकी। अब पादप कार्यिकी, पादपों के अंदर क्या क्या कार्य होते हैं? मुख्य तौर पे फोटोसिंथेसिस होता है, एक बच्चे आपका रेस्पिरेशन होता है, प्लांट के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, मतलब हॉर्मोन्स का भी काम होता है। तो सबसे फर्स्ट थिंग आपकी होगी इसमें जो आपको चैप्टर पढ़ने होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ऐसे लिखा मिलेगा, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, हायर प्लांट, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे बच्चे। फिर एक चीज होगी रेस्पिरेशन, श्वसन की क्रिया होगी बच्चे, ये भी हायर प्लांट में बोला जाता है ना। और इसके बाद में फिर तीसरी होगी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब समझ जाना, हार्मोन्स के विषय में आप सभी को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये 3 चैप्टर शामिल होंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर। फिर यूनिट नंबर 5 जो होगी बच्चे, उसको आप बोलेंगे एनिमल फिजियोलॉजी, जंतु कार्यिकी, एनिमल फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी के नाम से बोलेंगे बच्चे जंतु कार्यिकी। एनिमल फिजियोलॉजी में कई प्रकार के चैप्टर्स होंगे, बहुत सारी प्रकार के चैप्टर होंगे, जैसे आपका ब्रीथिंग हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रेशन हो गया। लिख देता हूं सभी को मैं। ब्रीथिंग, ब्रीथिंग का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको बोलते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सचेंज ऑफ गैस, श्वसन और गैसों का विनिमय। ये हमारे पास में पहला हो गया बच्चे। इसके बाद में फिर बॉडी फ्लूइड, हमारे शरीर में जितने तरल पदार्थ हैं और वो कैसे सर्कुलेट कर रहे हैं, यानी ब्लड वाला चैप्टर आप जिसको बोलते हो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसके बाद बच्चे फिर एक होगा आपका एक्सक्रीटरी मटेरियल एंड एलिमिनेशन, उत्सर्जी पदार्थ और उनका, उत्सर्जी पदार्थ और उनको एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर करना बच्चे। इसके बाद फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जिसको हम बोलेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये गति के विषय में, गति मतलब हमारी कार्टिलेज पढ़ना, हमारा स्केलेटल सिस्टम पढ़ना, मस्कुलर सिस्टम पढ़ना, ये सारी चीजें आती हैं। फिर बच्चे आपके पास में आता है न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन का मतलब है तंत्रिका समन्वय, यानी नर्वस सिस्टम वगैरह पढ़ना। उसके बाद बच्चे फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपको हार्मोन्स वाला चैप्टर पूरी तरह से पढ़ना। रासायनिक समन्वय का मतलब होता है आपको हार्मोन्स वाला चैप्टर को पूरा विस्तार से पढ़ना बच्चे, ठीक है। ये आता है सर अपना यूनिट नंबर 5 के अंदर। ये सारे चैप्टर यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ने होते हैं। फिर यूनिट नंबर 6 पे आते हैं बच्चे। यूनिट नंबर 6, इसका नाम होता है रिप्रोडक्शन। यूनिट नंबर 6 को हमारे द्वारा कहा जाता है बच्चे रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। इसके अंतर्गत 2 चैप्टर आते हैं, 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं बच्चे। एक होता है आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पौधों में प्रजनन, इन फ्लावरिंग प्लांट अलग से पढ़ना है। फिर एक और चैप्टर आपको अलग से पढ़ना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन बच्चे। ह्यूमन के विषय में भी रिप्रोडक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर यूनिट नंबर जो नेक्स्ट हमारी 7वीं है, उसको आप लोग बोलेंगे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। यूनिट नंबर 7 बच्चे आपकी होगी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, अनुवांशिकी एवं विकास, जिसको आप लोग बोलते हो। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के अंदर सामान्यतः अगर मैं इसको चैप्टर में डिवाइड करूं तो क्या पढ़ना होगा बच्चे आपको? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और एक पहला पढ़ना पड़ेगा इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड
वेरिएशन, और दूसरा बच्चे आपको मोलिकुलर बेसिज ऑफ इनहेरिटेंस। मोलिकुलर बेसिस का मतलब डीएनए, आरएनए और उनसे जुड़ी हुई सारी प्रकार की क्रियाएं, उनके टाइप्स, उनकी प्रोसेस, उनके फंक्शन, सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी बच्चे। इसके और साथ में एक इवोल्यूशन, साथ में अलग से आपको ह्यूमन का इवोल्यूशन इस अर्थ पे कैसे हुआ, ये हमेशा ही क्वेश्चन यहां से बनता है। ये 7 नंबर हो गया। फिर बच्चे यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 8 पे अगर आप जाओगे, इसमें भी आपको 2 से 3 प्रकार की चीजें देखने को मिलेंगी। इसके यूनिट नंबर 8 में क्या मिलता है? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जिसको आप लोग बोलते हो, इस यूनिट में आपको बच्चे पढ़ना है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी बातें, और साथ में आपको पढ़ना पड़ेगा डिजीज वगैरह, जितनी प्रकार के डिजीज हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। तो इसको अलग से कोई चैप्टर में बांटने की आवश्यकता नहीं है, ये सेम ही नाम से होता है ना। ये सेम ही नाम से होता है, जिस नाम से ये है, ये बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है और बहुत आसान से भी होती है, ठीक है। इसके बाद बच्चे फिर आप आ जाते हो बायोटेक्नोलॉजी पे, ठीक है। फिर आप आ जाते हो बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, अगली जो हमारी यूनिट बनेगी वो बायोटेक्नोलॉजी पे आ जाती है। अगर यूनिट का नाम अगर आप ओवरऑल लिखना चाहो तो बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन हम इसको बोलते हैं, एंड एप्लीकेशन। यूनिट की बात करो, इसके अंदर चैप्टर्स की बात करोगे बच्चे, तो एक चैप्टर में आपको समझना पड़ेगा बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, दूसरे में फिर उसको इंप्लीमेंट कहाँ पर कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन, 2 अलग अलग चैप्टर्स बना करके आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारे पास हो जाती है यूनिट नंबर 9। और हमेशा की तरह से एक यूनिट हमारी एनवायरनमेंट के ऊपर होती है, तो ये होगी बच्चे आपकी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और इसमें भी आपके 2-3 चैप्टर शामिल होंगे, अलग अलग आपको उनको पढ़ना पड़ेगा। एक होगा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एक इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, एक बच्चे आपको इकोसिस्टम, इसको समझना पड़ेगा। और इकोसिस्टम के बाद में फिर आपको बायोडाइवर्सिटी और उसको बचाने के तरीके, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन और उसका संरक्षण, ये तरीके बच्चे। तो कुल मिलाकर के अब आप काउंट करोगे तो 3, 2, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 2 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 4 30। तो कंक्लूजन हमारा ये निकलता है बच्चे कि सर यहाँ पर हमारे पास कुल मिलाकर के 30 चैप्टर्स हो जाते हैं जिनको आपको पढ़ना होता है। और यूनिट्स में अगर आप कंसिडर करोगे तो कुल मिलाकर के 10 यूनिट्स हमारी होती हैं जो हमारे एग्जाम्स के अंदर आती हैं। अब देखिए बच्चे, एक बात को समझना कि एग्जाम में फाइनली जब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो मोस्टली क्या 100% पेपर ही आप मान लीजिए, उनके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपके यूनिट वाइज उठाए जाते हैं। क्योंकि चैप्टर का क्या है, चैप्टर के अंदर तो और भी बहुत सारे सब टॉपिक्स आ जाते हैं। अब सब टॉपिक के हिसाब से कभी पेपर नहीं बनता है, पेपर बनता है बच्चे आपका यूनिट वाइज, क्योंकि आपको किस यूनिट की कितनी नॉलेज है वो यूनिट से ही समझ में आती है। तो आप अपने पूरे सिलेबस को कुल मिलाकर के ये 10 यूनिट्स के अंदर बांट के चलिए बच्चे। और ये 10 यूनिट्स जो हैं आपकी कंप्लीट तभी होंगी जब इनके अंदर जो आपके 30 चैप्टर्स होते हैं वो 30 चैप्टर बनेंगे। आप कहोगे सर डिफरेंस क्या हुआ, दोनों बातों का मतलब एक ही तो है। डिफरेंस अभी समझाता हूँ। हम पहले की बात पे आते हैं कि भाई हमें अपने सिलेबस को करने के लिए, देखो हमारा जो ये मान लीजिए कि सर हमारा ये टारगेट है, ये हमारा टारगेट है और इस टारगेट को हमने करना है सर हिट, इस टारगेट को हमने हिट करना है। और ये हमारा टारगेट मैंने ऐसा मान लिया कि ये जो टारगेट है यही आपका बच्चे EMRS का एग्ज़ाम है। कौन सा, जो Tier 2 आप जिसको बोल रहे हो, इस Tier 2 के आपने प्रिपरेशन करने, हिट करना। तो ये यहाँ तक जाने का रास्ता क्या समझ लीजिए। जाने का रास्ता एग्जामिनर ने आपने क्या कहा,
एग्जामिनर ने आपको क्लियरली बोल दिया कि भाई आपको यहाँ तक आना है ना, यहाँ तक आने के लिए आपको एक तो टीयर 1 वाली स्टेज हो चुकी है, उसका हम जिक्र नहीं करते, वो जिसने क्रॉस कर ली है वही बच्चा मेरे पास इस बैच के अंदर मुझे सुन रहा होगा। उसने कहा भी 2 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, एक करनी पड़ेगी आपको डिस्क्रिप्टिव, एक आपको करनी पड़ेगी कि भाई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। और उसने आपसे कहा कि भाई डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको आंसर राइटिंग 15 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, कुल मिला करके ये आपको 60 मार्क्स कैरी करेंगे, 60 नंबर के लिए आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा बच्चे, दूसरा आपके पास में एक और चीज जो उसने कहा भाई डिस्क्रिप्टिव से अकेला काम नहीं चलेगा, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के भी आंसर देने पड़ेंगे। टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले भी आंसर देने पड़ेंगे। और उसने कहा भाई ये कितने होंगे, बोला भाई ये 40 क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर के, कुल मिला करके 40 मार्क्स ये आपके कैरी करेंगे। और इन दोनों को मिला करके आपको कुल टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा। यानी ये 3 घंटे आपके डिसाइड करेंगे कि आपका जो तीर है अपने टारगेट पे हिट करेगा कि नहीं करेगा। अभी बात करते हैं आपके डाउट पे, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास इस बैच के अंदर, तो फर्स्ट क्लास के अंदर आप सभी को इतना क्लियर हो जाना चाहिए कि अब अपना रोड मैप चलने कैसे वाला है, क्योंकि रोज रोज हम इन बातों पे डिस्कस नहीं करेंगे और इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि रोज फिर आपकी समस्याएं उत्पन्न होंगी, डाउट उत्पन्न होंगे, पढ़ाई कम करेंगे, सोचेंगे ज्यादा, ओवरथिंक ज्यादा करेंगे, पढ़ेंगे कम, रिजल्ट तो नहीं आएगा मेरे भाई, रिजल्ट तो पढ़ने से आएगा। तो क्यों ना आज इन सारी चीजों को मैं आपको बता दूं, हमारा रोड मैप क्या होने वाला है इस बैच के अंदर आगे। देखो भाई, इस टारगेट तक जाने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या होना चाहिए, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें। और आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन है जिसने प्रिपरेशन नहीं भी ढंग से करी है उसका भी क्वेश्चन पता है क्या, कि सर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे लिखे, ये आपका डाउट है। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे लिखे ये आपका डाउट है, और मैं कहता हूं होना चाहिए कि सर प्रिपरेशन कैसे करें। अब आप में से अगर, चलो सही है भाई, आप में से जिस बच्चे का डाउट बिल्कुल सही कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, तो मेरा आपको जवाब क्या होगा कि मेरे भाई जो 30 चैप्टर्स या आप इनको बोलो 10 यूनिट्स जो आपके ऑफिशियली सिलेबस के हिसाब से होती हैं, मैं आपको कहूंगा बेटा आपको इनके अंदर जितने भी कंसेप्ट दिए गए हैं ना, पूरे के पूरे डिटेल में इन सारे कंसेप्ट को पढ़ो। डिटेल में मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, इन सारे के सारे कंसेप्ट को पढ़ें। अब पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ने के बाद में जो सबसे पहली हर्डल हमारी थी ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, सबसे पहली हमारी हर्डल थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपके पढ़ते पढ़ते आप यूनिट वाइज चैप्टर वाइज कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, ये ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं, क्योंकि हमेशा आपको आपका आंसर आपके सामने होता है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर होता है, तो देख करके कई बार मोस्टली केस में हमें कोई चीज अगर कम भी याद है तो वो भी याद आ जाती है। तो सर ये कंसेप्ट जैसे ही पढ़े ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप मोस्टली तैयार हो जाते हो, साथ में थोड़ी बहुत एमसीक्यू प्रैक्टिस जैसी मैं गाइड करता हूं वैसे आप करते रहोगे तो हो जाओगे। फिर जब ऑब्जेक्टिव लगा लिए आपने, ऑब्जेक्टिव लगाने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपने जो ये 30 चैप्टर्स बच्चे पढ़े हैं, ये जो 30 चैप्टर्स या फिर 10 यूनिट बच्चे आपने जो पढ़े हैं, इन 10 यूनिट के अंदर आपको क्या मिला, आपको मिला मेरे भाई नॉलेज, आपको मिला आपके सब्जेक्ट का नॉलेज, पहली बात। दूसरी चीज, अब सर हमने ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ में लगाए, इससे आपको क्या मिला, ऑब्जेक्टिव से मिला आपको आईक्यू, और अपनी जो नॉलेज है उस नॉलेज को हमें यूज कैसे करना है एग्जाम के लिए, वो चीज आपको मिला, 2 चीज मिल गई। अब इन दोनों चीजों के बिहाफ पे, इन दोनों चीजों के आधार पे जितना आईक्यू आपने बनाया है, जो नॉलेज आपने ली है, उसके आधार पे लिखना पड़ेगा आपको डिस्क्रिप्टिव। तो मेरे भाई डिस्क्रिप्टिव तो आखिरी स्टेज है आपकी प्रिपरेशन की, पहली स्टेज तो यहां से शुरू होती है, ये नॉलेज लेने से। नॉलेज लेकर के कुछ एमसीक्यू लगाओगे, आईक्यू बनेगा, आईक्यू के बाद में फिर आपको डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आपको तैयार होना है। यानी डिस्क्रिप्टिव लिखने के लिए आप एबिलिटी तब होगी जब ये काम कर लेंगे, ये काम कर लेंगे, आप एबिलिटी हो गई, और फिर इस डिस्क्रिप्टिव वाले स्टेज पे पहुंच गए, और इसके बाद आ जाओ तो मेरे पास, इसके बाद फिर से आ जाओ मेरे पास, ये चीज भी आप मेरे से ही सीखोगे, बेफिक्र रहिए, सारी चीजें मेरे से सीखोगे आप, उसके बाद आ जाओ मेरे पास डिस्क्रिप्टिव के लिए। मेरे पास डिस्क्रिप्टिव के टाइम पे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डाउट तुम्हारा वही है, डिस्क्रिप्टिव कैसे करें, ये मेरे पास आ जाओ मेरे भाई। अब मेरे पास आओगे, आप मेरे पास पहले ये सीखा आपने, फिर ये प्रैक्टिस किया आपने, फिर डिस्क्रिप्टिव के लिए आगे। अब यहाँ
यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि भाई हमारा जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लिखते हैं, पहली बात तो सर हमें कितने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा हमारे 4 नंबर का क्वेश्चन, ताकि ऐसा भी ना हो कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए और दूसरी बात सर नंबर भी ज़्यादा मिले। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। आपके लिखने का पूरा फॉर्मेट कि सर कहाँ पे बुलेट्स पॉइंट का यूज करना है और कहाँ पर बच्चे आप सभी को थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना है, कहाँ पर आपको सर विस्तार से लिखना है, कितना विस्तार से लिखना है, ये फॉर्मेट मैं आपको बताऊंगा बच्चे। और उसके बाद तीसरी चीज, आपके आंसर के अंदर आपको सिंप्लिसिटी, आपके आंसर के अंदर बच्चे आपको सिंप्लिसिटी कब रखनी है और बिल्कुल एक फास्ट ट्रैक कुछ वर्ड से भरी हुई लाइन कहाँ पे यूज करनी है, ये सारी चीजें बच्चे फिर मैं आपको सिखाऊंगा सर ये डिस्क्रिप्टिव के लिए। यानी कुल मिलाकर के आपको ईएमआरएस कंप्लीटली करना है मेरे भाई, तो आप सभी को सबसे पहला काम कंसेप्ट अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, फिर आपको डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन करनी है। ये 3 चीज बच्चे आपको करनी है और ये 3 चीजें करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, आपको बहुत कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली बच्चे जो बैच हमारा आज से स्टार्ट हुआ है, आपको संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। एप्लीकेशन पे आपको ईएमआरएस के टीयर 2 नाम से जो बैच है बायोलॉजी का, इस बैच के अंदर आकर के आपको अपनी सीक्वेंस शुरू कर लेनी है। जिस बच्चे ने अभी तक नहीं करी है, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं बैच के अंदर, तो आप सभी की ऑलरेडी सारी चीजें फॉर्मेलिटी हो चुकी है। अब आपकी पढ़ाई आज से शुरू हो चुकी है। ये पहला लेक्चर मैंने इस प्रकार से आपका लिया है, पहली क्लास मैंने इस प्रकार से ली ताकि आप सभी को अपना सिलेबस पता होना चाहिए। जितनी प्रकार के मिथ हैं उनको हटाना है बच्चे। बिना सिलेबस के डिस्क्रिप्टिव का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बच्चों को एक यूनिट ढंग से नहीं आती, बोलते हैं सर डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखना है, और तो हम देख लेंगे। देख कहाँ लोगे, पढ़ना है, यही पढ़ना है, अभी तक जहाँ हो वहीं रह करके पढ़ना है। अब बच्चे ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है प्रिपरेशन के लिए, ये टीयर 2 के लिए जो बैच आप सभी को संसारम एप्लीकेशन पे है, इस एप्लीकेशन पे आज से हमारी सब्जेक्टिव क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। डिटेल्ड कंसेप्ट वाइज सारी क्लासें जो आप सभी के सामने आपको दिखाई दे रहा है, आप सभी को बच्चे जो दिखाई दे रहा है, जो मैंने बताया था 10 यूनिट्स मेरे भाई, ये 10 यूनिट्स पूरी की पूरी इंक्लूड 30 चैप्टर्स। इस बैच के अंदर आपको सारे के सारे ये चीजें मिलेंगी। सबसे पहले आपकी ये करवाई जाएंगी, साथ में बच्चे आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस और साथ में बच्चे आपका डिस्क्रिप्टिव। ये सारी चीजें आपको इसी बैच के अंदर मिलेंगी और इसके बाद आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिस के लिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, मैं कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको, जो कि हम आज से सीरीज हमने शुरू कर दी है, और बाकी चीजें आपको समय समय पर आपकी चलती रहेंगी कंटिन्यूअसली। तो बच्चे ये हमारी आज की पहली कक्षा थी, पहली क्लास थी। डिस्क्रिप्टिव के लिए हम आज से अपने सेशन शुरू कर चुके हैं इस बैच के अंदर, और इसी प्रकार से सीक्वेंस में हम सारे की सारी चीज़ें हमारी करते रहेंगे। तो अननेसेसरी जो अपनी थॉट्स मन में आती हैं, बातें आती हैं, एकदम से बहुत कुछ करने की जो विचार आते हैं, उनको बिल्कुल त्याग दो बच्चे। काम हमेशा स्लोली और स्टेडीली होता है, लगातार करिए, कॉन्टिन्यूस करिए, जितना बने आपसे उतना कीजिए, क्योंकि ओवर करने में क्या होता है, फिर जो उतना बनता है वो भी नहीं कर पाते हैं। हर बच्चे की अलग क्षमता है, दूसरों को देख करके ना पढ़िए, अपना देख के पढ़िए और सिर्फ पढ़िए, सोचिए कम, सिर्फ पढ़िए। सोचने में जितना समय पूरा दिन व्यर्थ करते हो उसको हटा करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है मेरे भाई। सिलेक्शन कैसे होगा, सिर्फ पढ़ के होगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास में और कुछ भी नहीं है, तुम कुछ कर भी नहीं सकते, तुम्हारे सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ एक चीज हो सकती है, समय खराब हो सकता है। आजकल सामान्यतः मैं देखता हूं कि बच्चे जैसे ही प्रिपरेशन करने के लिए आते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, टीचर जिस तरीके से पढ़ा रहा है उस पर सस्पेंस करना, उस पर शक करना। वो खुद क्या कर रहे हैं उन्होंने शायद जीवन में जन्म के बाद आज तक नहीं देखा होगा, लेकिन सबसे पहला काम होता है टीचर जो कह रहा कि नहीं नहीं वो ऐसे नहीं, वो ऐसे होना चाहिए, अरे डिस्क्रिप्टिव तो पहले होना चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है। भाई सोच के क्या कर लिया, एक बात बताओ, 3 जगह पैसे दोगे, 3 कोचिंग में पैसे भरोगे, तीनों से अनसेटिस्फाई होगे, और फिर रिजल्ट जो तुम्हारे सामने आएगा तुम खुद भी जानते हो। इससे बेटर है मेरे भाई, सारी चीजें आप सभी के पास हैं, किसी चीज की कमी नहीं है, पढ़ने के लिए सारे संसाधन हैं। और मैं तो ये कहता हूं मेरे पास अगर आप आए हो, किसी संसाधन की आपको बाकी आवश्यकता पढ़ने भी नहीं दूंगा, सारी प्रिपरेशन आपकी इसी प्रकार से करूंगा।
तो सारे बच्चे जो आज इस बैच के अंदर जुड़े हैं, आज ये पहली कक्षा में मेरे साथ में जुड़े हैं, तो आप सभी को आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अगली क्लास में क्या होगा, आज हमने सिलेबस अपना डिस्कस कर लिया, रोड मैप देख लिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अगली क्लास में हम लोग अब अपने जो पहला सेशन होगा बच्चे, उसको हम शुरू करेंगे, ठीक है ना। अलग अलग से क्लासें, ये सीरीज अभी जो हमारी स्टार्ट हुई है, ये हमारे डिस्क्रिप्टिव के लिए स्टार्ट हुई है, और जो ये आपकी यूनिट्स हैं, ये यूनिट्स आपकी उसके लिए अलग क्लास चलती है। तो यूनिट्स के लिए अलग क्लास है बच्चे, डिस्क्रिप्ट के लिए अलग है। तो आज से हमने डिस्क्रिप्टिव का सीरीज शुरू किया, जिसकी पहली क्लास आप सभी देख रहे हो। आपकी जब हमने वो क्लास शुरू की थी तो उसके अंदर भी मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको करवाया था, तो आप समझ भी गए होंगे सारे के सारे बच्चे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद भाई।